हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। तो इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को कर रहे हैं। यह न्यूमेरिकल सीरीज का पहला पार्ट है। यदि आपको यह सीरीज पसंद आता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट भी तुरंत आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ 5 न्यूमेरिकल को शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके। हो सकता है इस बार भी इस वीडियो से रिलेटेड आपके 4 प्रश्न पूछ लिए जाएं या 3 प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। अगर आपको यह सीरीज पसंद है तो आप कमेंट जरूर करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर है, मैं आपको यह याद दिला देना चाहता हूं। और आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और आप प्रतिदिन शाम 7 बजे हमारे साथ एमसीक्यू का डिस्कशन करने के लिए लाइव जुड़ सकते हैं। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल को। पहला न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है, दी गई आकृति के अनुसार पिंड का त्वरण ए और बी के बीच है। मतलब हमें ए और बी के बीच पिंड का त्वरण बताना है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप सिर्फ ग्राफ देख के सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो फार्मूला है उसके माध्यम से भी हम सॉल्व इसे कर सकते हैं। पहले हम फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला मालूम ही होगा कि प्रारंभिक चाल माइनस अंतिम चाल, यानी कि v माइनस यू बाई टी। सिंपली इस फार्मूला पे हम वैल्यू को पुट करते हैं और देखिए आंसर किस प्रकार आता है। तो चित्र अनुसार अब हम लोग देखते हैं v का वैल्यू क्या है। तो v का मान हम लोग का हो जाता है 40, क्योंकि यहाँ पर चाल देखिए कितना 40, यानी प्रारंभिक चाल 40 से शुरू हो रहा है a पे, तो इसलिए हम यहाँ पर 40 लिखते हैं। और b पे चाल कितना पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ भी तो हमारा 40 ही ना है, यहाँ से थोड़ा भी ग्राफ ऊपर नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर अंतिम चाल भी हमारा 40 हो गया। और टाइम कहाँ तक गया है, 5 सेकेंड तक। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 2 सेकेंड से। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2। इसे सॉल्व करिएगा, ऊपर 0 और नीचे 3, और आंसर आपका आ जाएगा 0। अब हम जरा देखते हैं हम सिर्फ ग्राफ को देखकर आंसर कैसे बता सकते हैं। तो जरा हम उसे भी देख लेते हैं। तो यदि आप ग्राफ देखकर आंसर बताना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर त्वरण पूछा और प्रारंभिक चाल कितना है, ए पे भी 40 है और बी अंतिम चाल कितना है, यहाँ भी 40 ही मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर चाल में इसका कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यानी कि त्वरण आपका हो जाएगा 0। जब भी देखिए अगर आपके चाल में कोई चेंजिंग ना हो तो त्वरण 0। वही अगर यहाँ पे बी पे अगर 50 हो जाता तो हम इस फार्मूला का उपयोग करते एक्सेलरेशन का, तब वैल्यू निकालते। अगर आपके चाल में कोई चेंजिंग ना हो तो आप सीधा आंसर 0 टिक करेंगे, और बाकी अगर चाल में चेंजिंग हो तो आप सिंपली इस फार्मूला का उपयोग करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप कि अब आप इस तरह के सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह प्रश्न आपके 2007 में पूछा गया था, और 2007 ही नहीं, यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि आप प्रीवियस ईयर प्रश्न देखते होंगे तो आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न कितने बार पूछा जा चुका है। अब हम अपने प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछा गया, एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 केजी है पृथ्वी से बाहर जाता है, उसका भार अंतरिक्ष में क्या होगा। यह प्रश्न आपके 2004 में पूछा गया। हमें उसका भार अंतरिक्ष में बताना है। तो आपको पता होना चाहिए वेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेट बराबर होता है द्रव्यमान गुने ग्रेविटी, यानी कि बोले तो मास इंटू ग्रेविटी यानी जी। तो यह द्रव्यमान यानी कि एम कितना दिया गया, तो एम हमारा 50 केजी दिया गया है, तो हम यहाँ 50 लिख लेते हैं। और बात की जाए ग्रेविटी की, तो वो व्यक्ति अंतरिक्ष में गया है, तो अंतरिक्ष में कोई ग्रेविटी नहीं होती है, यानी कि वो हमारे ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कर आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा। यदि आपको प्रश्न इजी लग रहा है फिर भी आप इसे ध्यान दें, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप कभी किसी प्रश्न को स्किप कर जाए या फिर आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। यदि आपको फिर भी प्रश्न नहीं समझ में आते तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको अगले वीडियो में वो प्रश्न फिर से सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक तरंग की आवृत्ति 400 हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 8 मीटर है, तरंग का वेग निकालें। देखिए जब भी आपके न्यूमेरिकल हो तो आप सबसे पहले गिवन डेट को लिख लें, मतलब वो दिया क्या है, प्रश्न आपको कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे आवृत्ति हमें 400 हर्ट्ज दिया है, तो हम आवृत्ति को लिखते हैं। आवृत्ति को हम लोग एन से ऐसे सिंपली डिनोट करते हैं, और 400 हर्ट्ज हम लोग लिख लेते हैं कि हमें आवृत्ति 400 हर्ट्ज दिया गया है। और तरंग दैर्घ्य यानी लेमडा की बात की जाए तो हमें दिया गया है 8 मीटर। हम जरा इसको भी लिख लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि तरंग दैर्घ्य और लेमडा ये सब में और चाल में क्या संबंध है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, v इक्वल टू
एन लेमडा, यानी कि बात करें वेग बराबर हो जाता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। तो सिंपली अब हम इस फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आवृत्ति का मान हमारा है 400 हर्ट्ज, तो हम यहाँ 400 हर्ट्ज लिख लेते हैं और इंटू 8, यानी 8 हमारा तरंग दैर्घ्य है, यानी कि वेवलेंथ है। तो इसे कैलकुलेट करने पर आपको पता ही होगा कि आंसर कितना आएगा। तो यह रहा हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पर वेग पूछा है इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। आपके एग्जाम में कभी कभी यूनिट को भी चेंज किया जाता है, इसलिए आप गलती करने से बचेंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में MCQ में आपसे सीधा यही फॉर्मूला ही पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस फॉर्मूला को ज़रा अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलने से पहले दोस्तों आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब आपकी बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँच सके। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर करें इसके पार्ट 2 के लिए। आगे हम इसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेंगे, आगे हम इसमें केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल लेंगे और मैथ के भी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, दिए गए विद्युत पथ में धारा का मान होगा। हमें बताना है ये जो विद्युत पथ दिया गया है इसमें हमारा धारा यानी करंट का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ देखिए 3 रेसिस्टेंट जुड़े हुए हैं और फिगर देख के आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तीनों प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस हमारा श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम बोले तो यानी कि सीरीज में जोड़े गए हैं। तो हम पहले इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है श्रेणी क्रम में रहता है, तो सिंपली हम सभी रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो पहला रेसिस्टेंस 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस 4 है अब तो हम 4 लिखेंगे, प्लस हमारा 2 है। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा 4 और 3 7 और 7 है दोनों, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा 9 हो गया। और वोल्ट हमारा कितना दिया गया, तो वोल्ट हमारा 9 वोल्ट दिया गया। अब आप फार्मूला जानते होंगे जिससे आप एक करंट का मान निकाल सकते हो। तो सिंपली सा एक फार्मूला होता है V = IR। आप सभी लोग इस फार्मूले से अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो इस फार्मूला के अनुसार करंट इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यानी कि I बराबर हो जाता है V, यानी कि बोले तो वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस। अब इस फॉर्मूला पे हम अपने वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जरा हम आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट हमारा आ जाता है 9 वोल्ट और रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट हमने देखे कितना है 9। इसे कैलकुलेट करिएगा तो यानी 1 एम्पियर आपका आ गया। आप यूनिट को भी ध्यान रखेंगे, यानी करेक्ट आंसर हमारा 1 होता है। आपके एग्जाम में हो सकता है फिगर तो यही रहे लेकिन आपको वहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया जाए। यह प्रश्न आपके सीरीज से लिया गया था, यानी कि बोले तो इसे श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़े थे। आगे आपको ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे जहां आपको सीरीज में भी जोड़ा गया है और पैरेलल में भी जोड़ा गया, तब आपको वहां से करंट का वैल्यू भी पूछा जा सकता है। तो सीरीज और पैरेलल से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप सीरीज और पैरेलल रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आप अच्छे से देख लें और इसके फॉर्मूले के भी याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, चित्रानुसार A और B के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान होगा। हमें चित्र के अनुसार यहाँ जो दिया गया इसके परिणामी प्रतिरोध A और B के बीच हमें मान बताना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फिगर देख के यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से पता चलना चाहिए कि यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन भी उपयोग हुआ है और पैरेलल भी कॉम्बिनेशन भी उपयोग हुआ है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे रेसिस्टेंस जुड़े होते हैं और पैरेलल में ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं। तो हम जरा ध्यान देखते हैं, यह रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ से देखिए ये और ये यहाँ पर सामने एक एंड दूसरे एंड से जुड़ा हुआ, मतलब एक का जड़ी दूसरे का हाथ। मतलब मान लीजिए इसका पैर है तो आपका हाथ यहाँ पे कनेक्ट है, या फिर इसका यह हाथ है लेफ्ट हैंड तो आपका राइट हैंड से यह कनेक्ट है। तो ऐसे रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज में यह जोड़ा गया है। तो सीरीज के लिए अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया कि सिंपली जोड़ देते हैं, यानी R1 + R2। तो पहले वाले के लिए R बराबर हो जाएगा 3 ओम + 3 ओम, यानी कि बोले तो यह हमारा हो जाएगा 6 ओम। यहाँ पर रेसिस्टेंस हो गया। अब जरा हम नीचे वाले के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए इसका एक एंड इसके साथ और इसका एक एंड इसके साथ, यानी कि आपका हाथ और आपके फ्रेंड का हाथ दोनों एक साथ पकड़ के बैठे हुए, दोनों मस्ती में अपने घूम रहे, यानी कि यह सीरीज में जुटा हुआ है। तो सीरीज का फॉर्मूला भी हमने ऊपर देखा, ठीक उसी प्रकार नीचे भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर R बराबर हमारा हो जाएगा 3 ओम + 3 ओम, यानी = 6 ओम। अब हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया, इसको भी कैलकुलेट किया। तो अब जरा फिगर को आप समराइज करने की कोशिश करेंगे, जरा आप यहाँ गौर करिएगा। तो देखिए हमने इस और इस रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर इक्विवेलेंट निकाल लिया, यानी कि यह फिगर आपका एक रेसिस्टेंस यहाँ हो गया और दूसरा रेसिस्टेंस तो यह हमें दिया गया, यानी दूसरा रेसिस्टेंस यह हो गया।
और तीसरा रेसिस्टेंस हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया, यानी कि ये अब तीनों अब ऐसे जुड़े हुए हैं। अब ये आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अब हम यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, यानी 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का सूत्र क्या होता है। तो इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला हो जाता है, यानी 1/R इक्वल टू हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि तीनों रेसिस्टेंस को हमको इस फार्मूला से जोड़कर कैलकुलेट करना है। तो हम जरा सभी वैल्यू को इस फार्मूला पे पुट करते हैं, यानी 1/R1 बोले तो हमारा 6 ओम आया था, इसलिए 6। 1/R2 यह वाला पहले से ही 3 ओम था, यह जो आपको प्रश्न में यहाँ पे दिया गया था, तो वहीं यहाँ पर 1/3 हम लिखेंगे, प्लस 1/R3 जो हम इसको कैलकुलेट किए थे, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा यहाँ पे 6 ओम आया था। अब जरा हम इस प्रश्न को आगे की ओर सॉल्व करते हुए चलते हैं। आप भी सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। तो इसका एलसीएम हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा और कैलकुलेट करने पर 1 + 2 + 1 आ जाएगा। अब जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 4/6, यानी कि 4/6 बोले तो हमारा हो जाएगा 2/3। अब इसे हम और भी आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व कीजिएगा, यानी कि हमारा 1/R का वैल्यू निकला है 2/3, यानी R बराबर क्या होगा, यानी इधर भी हम उल्टे हैं तो इधर भी उलट देंगे, यानी 3/2। अगर आपके एग्जाम में यह ऑप्शन रहे तो यह भी ठीक है, नहीं तो हम इसे सिंपली डिसमल में चेंज कर लेंगे। देखिए हम डिसमल में चेंज करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1.5 के अप्रॉक्स आएगा शायद। तो इस तरीके से आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि अभी भी आपको इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो आप कमेंट जरूर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से सिर्फ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझाने की पूरी तरह से अच्छी कोशिश करेंगे। अगर यदि आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको इन 5 प्रश्नों में किसी भी प्रश्न में यदि अभी भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रश्न को दोबारा कवर कर लेंगे। अब आप अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ गए तो हमारे एक प्रश्न का जवाब दें। 2 रेसिस्टेंस है R1 एंड R2, एक का वैल्यू हमारा 3 ओम है, दूसरे का हमारा 9 ओम है, दोनों हमारे सीरीज में जोड़े हुए। तो आप इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा, और यह भी बताइए इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट है तो भी बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हमने सभी प्रश्न को अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।